नमस्कार विद्यार्थियों। अपन अध्ययन कर रहे हैं सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में। अपन व्यवस्थापिका के संगठन, उनके कार्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले गिलक्राइस्ट का उस कथन को पढ़ते हैं जिसमें बताया गया कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में व्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन यंत्र घूमता है, अर्थात राज्य का प्रशासनिक यंत्र यानी कार्यपालिका प्रशासन चलाने का काम करती है। जैसा कि अपन कल अध्ययन किया था कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है और उस कानूनों के अनुसार उनके क्रियान्वयन का काम कार्यपालिका करती है। व्यवहार में यानी धरातल पर उनको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। सर्वप्रथम पढ़ते हैं कार्यपालिका का महत्व। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका है। सरकार के इस अंग का महत्व प्राचीन काल से ही बहुत अधिक रहा है। प्राचीन काल के अलोकतंत्रीय देशों में यानी उस समय ज़्यादातर देशों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और राजा ही सब कुछ होता था, तो कार्यपालिका की सत्ता ही सर्वोपरि होती थी। यद्यपि वर्तमान समय की लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का महत्व अपेक्षाकृत कम हो गया। यानी अपन पढ़ा है कि संसदीय व्यवस्था में तो कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका का पूरा नियंत्रण होता है और अधिकात्मक व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर कई तरह से नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार जो प्राचीन काल में जो अलग तंत्रीय देश थे, तानाशाही या न्यायिकवादी शासन व्यवस्था या राजतंत्रीय व्यवस्था, वहाँ तो राजा ही सर्वेसर्वा हुआ करता था, तो कार्यपालिका बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी। फिर भी शासन की इस अंग की कार्य क्षमता जितनी समझी जाती है उससे बहुत अधिक होती है। व्यवहार में तो राज्य के समस्त विभागों का उत्तरदायित्व शासन विभाग पर ही होता है। व्यवस्थापन विभाग द्वारा पास किए गए कानून और वार्षिक बजट को प्रस्तावित करने का कार्य कार्यपालिका ही करती है और न्याय विभाग की व्यवस्था का अंतिम उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका का होता है। डॉक्टर फाइनल ने ठीक ही कहा है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के बाद शेष सभी शक्तियां कार्यपालिका के पास होती है। इसी प्रकार कोरी ने सरकार की संघ का महत्व बताते हुए लिखा है कि कार्यपालिका सरकार का सार है, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका इसके संवैधानिकीकरण के यंत्र मात्र है। अब बढ़ते कार्यपालिका का अर्थ। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना और उसके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का ही अंग होता है। डॉक्टर गार्डनर कहते हैं कि विस्तृत व सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका अंग में उन सब कार्यकर्ताओं और संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करते हैं, जो कानून रूप में निर्मित कर व्यक्ति की गई है। वस्तुतः कार्यपालिका सरकार का वह मुख्य बिंदु है। कार्यपालिका मुख्यतः दो भाग होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का तात्पर्य है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जिसको हम विधायक या सांसद बोलते हैं, और स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही आ जाती है। क्रांति कार्यपालिका विधियों के आधार पर प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों के संबंध में नीति निर्माण करती है। स्थायी सेवा वर्ग नीति निर्माण में सहायता देता है और प्रमुख रूप से नीति को क्रियान्वित करता है। राजनीति विज्ञान में संकुचित अर्थ में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग राजनीतिक कार्यपालिका से ही लिया जाता है। अब पढ़ते हैं कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों के बारे में। आधुनिक कार्यपालिका पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया गया है। विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का यहाँ हम उल्लेख करते हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका। यह व्यवस्था संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलती है। जैसा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अधिकात्मक व्यवस्था में क्योंकि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका दोनों में कोई भेद नहीं होता और सारी शक्तियाँ एक ही कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में, जैसा कि अमेरिका में है, निहित होती है। नाममात्र की कार्यपालिका का तात्पर्य उस पदाधिकारी से होता है जिससे संविधान के द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन उनके द्वारा व्यवहार में उस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार न किया जा सके। यद्यपि प्रशासन का संपूर्ण कार्य उसी के नाम से किया जाता है, किंतु व्यवहार में इन कार्यों को वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, यानी उनके नाम से शासन चलाया जाता है। जैसे कि भारत के संविधान की बात अपन करते हैं तो हर कार्य राष्ट्रपति के नाम से दिए गए हैं कि ये कार्य राष्ट्रपति का है, ये कार्य राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही
अधिकांश कार्य करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है नाम मात्र का कार्यपालिका प्रदान राज्य करता है, शासन नहीं। इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान द्वारा नाम मात्र की कार्यपालिका को जो प्रशासनिक शक्ति प्रदान की जाती है, व्यवहार में इन शक्ति का प्रयोग जिन पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। व्यवहार में संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति इन वास्तविक कार्यपालिका के हाथों में केंद्रित होती है। ब्रिटेन और भारत की मंत्रिपरिषद इस प्रकार की वास्तविक कार्यपालिका के उदाहरण है। तो ये हो गई नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र का मतलब उनके नाम से सत्ता चलाई जाती है, और वास्तविक यानी वास्तव में वो सत्ता को चलाते हैं। एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप से कार्यपालिका की समझ शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। शासन प्रबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अवश्य ही किया जाता है, किंतु अंतिम रूप से संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए कोई एक व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। वर्तमान समय अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा इंग्लैंड व भारत आदि संसदीय देशों की कार्यपालिका भी एकल कार्यपालिका के उदाहरण है। यद्यपि इन देशों में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में होती है, जो स्पष्ट रूप से अनेक व्यक्तियों की एक संस्था होती है, किंतु यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व के आधार पर एक इकाई के रूप में कार्य करती है, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तथा प्रभावशाली निर्णायक करता होता है। यानी एकल कार्यपालिका मतलब जैसे भारत में प्रधानमंत्री, हालांकि मंत्रिमंडल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उनका मुख्य प्रधानमंत्री होता है, तो इनको एकल कार्यपालिका कहा जाता है। बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे प्रकार से जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है। प्राचीन एथेंस और स्पार्टा में इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका थी, यानी शासन सत्ता कई व्यक्तियों के हाथों में यानी एक समूह में होती है, कोई अकेला व्यक्ति उनका मुखिया नहीं होता। वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड तो सोवियत रूस में इसी प्रकार की बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता 7 सदस्यों की एक संसदीय परिषद, संघीय परिषद में निवास करती है, और यह परिषद सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में कार्य करती है। यानी वहाँ स्विट्जरलैंड में 7 व्यक्ति संघीय परिषद में होते हैं और उनकी सभी की शक्तियाँ समान होती है। तो इस प्रकार वहाँ बहुल कार्यपालिका है। अगली है संसदीय और अधिक्षात्मक कार्यपालिका। कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के साथ संबंध के आधार पर 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है, संसदीय कार्यपालिका और अधिक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ अपूर्वक गठबंधन होता है, यानी दोनों व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। जैसा कि भारत में यानी निर्वाचन व्यवस्थापिका यानी संसद सदस्यों का होता है, उनमें से ही प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद बनती है, यानी कार्यपालिका बनती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। जैसा कि भारत में है, जितने भी मंत्री और प्रधानमंत्री वो सब के सब संसद के सदस्य, भले वो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के, यानी व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, और साथ में कार्यपालिका के भी सदस्य यानी कार्यपालिका का काम भी करते हैं। और व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकप्रिय सदन द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर वास्तविक कार्यपालिका को हटाया जा सकता है। इस पद्धति में एक संवैधानिक प्रधान भी होता है जिसका नाम पर वास्तविक कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका कानून निर्माण संबंधी कार्यों और व्यवस्थापन प्रशासन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेती है। इंग्लैंड और भारत आदि देशों में इस प्रकार की कार्यपालिका है। अब बात करते हैं अधिक्षात्मक कार्यपालिका, जो व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक होती है। जैसा कि अमेरिका में वहाँ जो सीनेट, वहाँ जो कांग्रेस है, जो विधायिका है, वो कार्यपालिका से पूरी तरह से पृथक है। राष्ट्रपति है, उनकी मंत्रिपरिषद है, वो किस कार्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। दोनों के निर्वाचन भी अलग अलग होते हैं। तो अधिक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से नहीं होती और एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप भी नहीं करती है। अब अगली है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। जहाँ तक राज्य का प्रधान होता है, यानी जहाँ राज्य का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु पर उसका पुत्र तथा उनका उत्तराधिकारी गद्दी पर आसीन होता है, उस पद्धति को पैतृक कार्यपालिका कहते हैं। यानी वहाँ वंशानुगत रूप से राजा बनता है। इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, जापान, नेपाल, अफगानिस्तान तथा इथियोपिया में पैतृक कार्यपालिका। जैसा कि इंग्लैंड में सम्राट है,
या जापान में भी सम्राट होता है, वो मृत्यु के बाद में उसका वारिस से सम्राट बन जाता है, यानी बिना किसी निर्वाचन के उनको पद मिल जाता है। तो इस प्रकार की कार्यपालिका को पैतृक कार्यपालिका कहते हैं। यद्यपि इन सब देशों में लोकतंत्रीय व्यवस्था है, क्योंकि जो पैतृक कार्यपालिका जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका, उनके पास है शक्तियाँ नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से वो राष्ट्र के प्रमुख होती है, लेकिन शासन सत्ता मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है, जहाँ पर राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं। जैसा कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होता। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में निर्वाचन होती है, उस निर्वाचन में जो विजयी होता है वो राष्ट्रपति बनता है। तो भारत, फ्रांस, इटली, अमेरिका आदि देशों में इस प्रकार की कार्यपालिका है। तो इस प्रकार आज अपन अध्ययन किया है कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के महत्व के बारे में जाना और कार्यपालिका के विभिन्न रूपों के बारे में जाना है। उसमें नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका, संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, तो इनका अपन आज अध्ययन किया है। कल दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।